हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आई एम शोम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के सभी को पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है। आज का जो सेशन है किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर किसी थियरी को मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको आज स्कॉलरशिप के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्योंकि स्कॉलरशिप को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था। इसके पहले मैंने एक वीडियो जो है पिछले साल अपलोड किया था। तो आज के वीडियो में मैं आपसे आज के सेशन में एक पूरा डिटेल्ड जो है इसका स्कॉलरशिप को लेके जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा, और उससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं आई थिंक आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि आज मैं आपसे जो है क्या क्या डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। तो सबसे पहले देखो, मैं आपसे जो है वो बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि स्कॉलरशिप को पाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया होनी चाहिए आपकी। उसके बाद में आपका जो दूसरा है यहाँ पे उस हम डॉक्यूमेंट से रिक्वायर्ड कौन कौन से ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरते टाइम लगते हैं, तो उससे रिक्वायर्ड चीज़ें जो जो हैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। इसके बाद जो है मैं आपसे बात करूंगा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को लेकर के कि गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में से किसको स्कॉलरशिप मिलती है या फिर किसको ज़्यादा मिलती है किसको कम मिलती है। उन सारी चीज़ों के लिए को लेकर के मैं आपसे डिटेल में एकदम डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप अमाउंट को लेकर के कि कितना स्कॉलरशिप आपका आता है। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से हो तो कितना स्कॉलरशिप का जो अमाउंट होता है आपको मिलता है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं अब आपसे बात करूंगा एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या आपकी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं तो फैमिली, जो आपकी फैमिली की इनकम पे मैं बात करता हूं, जिसको नॉर्मली आप लोग जो है आप आय बोलते हो कि परिवार की जो आय कितनी है हर महीने की। तो सबसे पहले किसकी है, मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा जनरल के लिए। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर ओबीसी से, या फिर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हो, तो आपको जो है आपकी जो फैमिली की इनकम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 लाख पर एनम। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है आपकी जो फैमिली की इनकम है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी हो या फिर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हो, तो आपकी जो फैमिली की इनकम है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, कितना, 2 लाख पर एनम से। मतलब कि आपकी जो इनकम है वो विलो 2 लाख होनी चाहिए। जो आपके फैमिली की इनकम है वो पर एनम मतलब पर ईयर जो है 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वही लगभग आता है 16,500 के आसपास आता है अमाउंट। तो अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको जो है स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए ट्राई करना, मेक श्योर कि आपकी जो फैमिली की इनकम हो मिनिमम हो, जितना आप कम से कम चाहे आप वो चाहे जैसे बनवा सको। देखो, मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो में नाम नहीं लूँगा, बट आप एनीवे आप जैसे अगर पॉसिबल हो आप उस तरीके से जो भी आप कर सको, उससे जो है मिनिमम से मिनिमम जो है आप अपनी स्कॉलर मतलब जो इनकम है वो बनवाना। और जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके फादर या फिर मदर के नाम पे बनता है। फैमिली यहाँ है तो फैमिली का मतलब ऐसा नहीं कि जो आपके सिर्फ माँ और बाप, या फिर अगर आपके नाम से बनता है तो फिर ये तो ठीक है, अगर आपके भी नाम पे बन जा रहा है तो अच्छी बात है। नहीं तो अपने किस पे, मदर एंड फादर, किस पे, मदर एंड फादर के नाम पे जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, जो इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम पर होना चाहिए, मदर एंड फादर के नाम पे। इसके बाद अब मैं आगे बात करता हूँ एससी एंड एसटी के लिए। अगर आप जो है एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फैमिली की इनकम है 2.5 लाख पर एनम से जो है ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा रिलैक्सेशन है 50,000 का, किनके लिए, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद अब देखते हैं एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या है रिक्वायरमेंट एकेडमिक्स के लिए। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द लास्ट एग्जामिनेशन दे वर एनरोल्ड इन। देखो, जैसे कि अगर एक मैं आपको बताऊं, अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी आप जस्ट एडमिशन लिए हो, तो जो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन जब आप लिए हैं, चाहे जिस भी नर्सिंग कॉलेज में, चाहे प्राइवेट से या फिर गवर्नमेंट में, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 12th के बेसिस पे मिलेगी। ठीक है, अगर आप 12th अभी जस्ट पास करके आए, बीच में आपने कोई और ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 12th के बेसिस पे मिलेगी। इसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो उसको जो है आपको फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्ज़ाम होगा अभी जो इसमें
मतलब फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। फर्स्ट ईयर में किसके बेसिस पे मिलेगी, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम के बेसिस पे आपको मिलेगा। और उसमें आपको कितने 60% एबव आपकी जो होनी चाहिए वो आपके मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर जैसे आपने बीच में मान लो कहीं आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन से आपने 12 मान लो अभी 2025 चल रहा है, तो आपने अगर मान लो कि 2022 में आपने 12 अपना कंप्लीट किया, उसके बाद आप कहीं प्रिपरेशन करने के पर्पज से चले गए हैं। और ऐसे ही आमतौर पे होता है, लोग ग्रेजुएशन में घर वालों के कहने पे या खुद ही जो है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लेते हैं कि उनका जो टाइम मतलब वो ऐसे मानते हैं कि वेस्ट हो रहा है, तो टाइम जो वेस्ट ना हो और उनका ग्रेजुएशन भी चलता रहे और तैयारी भी चलती रहे, तो इसलिए क्या करते हैं कि एडमिशन करवा लेते हैं ऐसे। तो अब देखो गवर्नमेंट्स के जो रूल हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो अगर अब आपने बीच में कहीं ग्रेजुएशन में आपने मान लो एडमिशन करवा लिया और स्कॉलरशिप के लिए भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो अब आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ये चीज़ होता है कि आपको अगर आपने एक बार जो है बेनिफिट ले लिया स्कॉलरशिप का, तो आपको दोबारा अगर आप फिर से ग्रेजुएशन करते हो तो आपको जो है जो इसका बेनिफिट स्कॉलरशिप का है नहीं मिलेगा। अगर आपने मान लो बीच में ही छोड़ दिया है तो उसके लिए फिर एक लंबा प्रोसेस होता है, आपको अपना जो इनरोलमेंट होता है पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर उसका कैंसिल कराना पड़ता है, फिर यहाँ आके आपको समाज कल्याण विभाग में जा करके फिर आपको नया जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप का लिए फिर से अप्लाई करना पड़ता है, फिर से आपका जो है वो नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो सब कुछ एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन इसके बाद देखो अगले बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके पास जो है एक वैलिड का, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी एससी एसटी, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए कोई सर्टिफिकेट कास्ट का नहीं लगता है। इशूड बाय ए कंपोनेंट अथॉरिटी एंड द आधार कार्ड आर रिक्वायर्ड, आपको आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ती है। बाकी जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो यार वहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देंगे क्या क्या लगता है। हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एडअप करना चाहूँगा आपको अटेंडेंस के लेकर के, ठीक है। आपको अटेंडेंस पे काफ़ी देखो ध्यान देना है। अटेंडेंस आपकी जो होनी चाहिए वो वैसे तो अगर आप अगर सेफ जोन में जाना चाहते हो तो 75% की एबव आपकी जो अगर अटेंडेंस है तो ही ऐसे ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी अटेंडेंस कम है वैसे आप ट्राई करना कि मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस क्या हो, 80% के एबव हो, ठीक है। कितनी हो, 80% के अबव हो तो ही आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, अदरवाइज जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसलिए आप ट्राई करना कि अटेंडेंस आप रेगुलर क्लासेस जाओ और अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखो, ठीक है। तो ये बात हो गई अटेंडेंस को लेकर के। तो अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि जो है क्या मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी मैं आपको रफ आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ, बाकी एक बार आप जाके उसमें डिटेल जो है चेक कर लेना। तो सबसे पहले देखो आपको फीस रिसिप्ट चाहिए होती है और इनरोलमेंट नंबर चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, लेटेस्ट जो है पासपोर्ट साइज़ की आपको क्या फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है, मार्कशीट चाहिए होता है आपको जो आपने प्रीवियस अभी जस्ट आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, और कास्ट चाहिए सर्टिफिकेट, इनकम, ठीक है, बैंक पासबुक हो गया, आधार कार्ड हो गया, और एफिडेविट आजकल लगता है कास्ट और उसके लिए कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट के लिए कि आपने जो भी मतलब आपने दिया है यहाँ पे डाटा वो सब कुछ सही है। अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसके लिए आप जो है आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें कॉलेज अथॉरिटी की कोई जो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए मेक श्योर करना कि देखो आजकल लोग जिनके फादर मतलब गवर्नमेंट जॉब में करते हैं तो उनको भी देखो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो इसीलिए एफिडेविट लगवाया जा रहा है कि वो लोग भी जो है भर देते हैं, या फिर जिनके फैमिली की इनकम काफ़ी ज़्यादा है या तो ठीक है तो उनको भी जो है नहीं मिलती स्कॉलरशिप। बट एक चीज़ आप मेक श्योर करना कि अगर आपके फादर जो हैं या फिर मदर जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप लोग मत भरना, वरना आजकल जो है रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं तो आपके घर नोटिस चली जाएगी। मेरे यूनिवर्सिटी में खुद ऐसे केसेस 2-3 हो चुके हैं मेरे बैच के कि लोगों ने जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा और उनके जो है फादर या फिर मदर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनके घर पे जो है नोटिस चली गई समाज कल्याण विभाग की तरफ से। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को काफ़ी ध्यान देना है और लालच में आके ऐसी कोई हरकत न करना। इसके बाद देखो बात करते हैं जो एक काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में डाउट होता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को लेकर के कि अगर जैसे वो मान लो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर कर रहे हैं या फिर प्राइवेट में उन्होंने एडमिशन लिया है तो किसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो देखो इसका आंसर जो है वो क्या है, बोथ, ठीक है, मतलब कि क्या, दोनों को मिलती है, ठीक है। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो देखो जो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो एक चीज़ हो सकता है कि मतलब जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है स्कॉलरशिप कम आती है, और स्कॉलरशिप कम इसलिए आती है क्योंकि आपकी जो है क्या होती है कि आपकी जो फीस होती है कम होती है गवर्नमेंट में,
ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है फीस कितनी होती है, जो कि फीस होती है लेस होती है, कम होती है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप भी इसलिए क्या होती है, कम आती है। और जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ी जो स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है, ठीक है। जो उनकी जो मतलब, क्योंकि उनकी क्या होती है, फीस जो है ज़्यादा होती है, तो इसलिए भाई उनकी फीस जो, अगर फीस ज़्यादा है तो स्कॉलरशिप भी उनको ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए क्या होती है, उनकी स्कॉलरशिप जो है ज़्यादा आती है। और दोनों दोनों कॉलेजों में आती है। जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है ट्यूशन फीस के बेसिस पे मिलती है, ठीक है। ऐसा क्योंकि देखो, ट्यूशन फीस हर जगह की अलग अलग वेरी करती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ की ट्यूशन फीस जो है बराबर होती है उनकी फ़ीस, तो इसलिए जो होती है स्कॉलरशिप उनकी लगभग सेम आती है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं भाई, उनकी फ़ीस भी जो है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जैसे मान लो 40,000 है, तो उसकी ट्यूशन फीस भी जैसे तो उनकी कम होती है, मान लो 18,500 हो गई, 40,000 में जो होती है पूरी स्कॉलरशिप नहीं आती है, बल्कि वही फीस जो रिफंडेबल होती है, जो उनकी क्या होती है, जो ट्यूशन फीस होती है। तो ट्यूशन फीस जो होती है गवर्नमेंट कॉलेज में कम होती है, इसलिए उनकी स्कॉलरशिप जो है कम आती है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी फ़ीस जो है ज़्यादा, उनकी जो स्कॉलरशिप है थोड़ी ज़्यादा आती है। और दोनों में यार मिलता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में मिलता है प्राइवेट नहीं मिलता है, प्राइवेट में भी मिलता है। तो इसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट लेकर के, कि स्कॉलरशिप का जो है कितना पैसा आपको मिलता है। तो देखो, जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, तो जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है डिपेंड करता है आपकी किस पे, ट्यूशन फीस पे। जितनी आपकी ट्यूशन फीस होगी उतनी ही ज़्यादा, उतनी मतलब आपकी स्कॉलरशिप जो है आती है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो होता है ट्यूशन फीस कम होती है, प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उनकी इसलिए फीस उसी, जो उनकी स्कॉलरशिप होती है प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स की, उनकी थोड़ी ज़्यादा आती है। लेकिन देखो, एक बात मैं आपको और बताऊँ, अगर आप जैसे अगर प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कर रहे हो, तो वहाँ की फ़ीस देखो जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। फीस क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है पूरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर सपोज दैट आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, आपकी जो फीस है वो 1 लाख के आसपास है, ठीक है, 100K है, तो उसमें देखो आपकी जो ट्यूशन, सिर्फ वही पैसा रिफंडेबल होता है जो आपकी क्या होती है, ट्यूशन फीस होती है। और ट्यूशन फीस जो होती है कॉलेज वाले कम ही होती है उनकी, मान लो अगर अगर 1 लाख फीस है, तो उसमें लगभग उनकी वो यही 25 से 35 हज़ार के बीच में जो है अपनी वो ट्यूशन फीस जो है फिल करवाते हैं, उसी के बेसिस पे जो है आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो पूरा 1 लाख का जो अमाउंट आप उनको दे रहे हो, उसमें ट्यूशन फीस ही जो जितनी होती है उतनी रिफंडेबल होती है। बाकी का जैसे मान लो आपको कोई एक्टिविटी का हो गया, और मान लो स्पोर्ट्स की फीस वो ले रहे हैं, या फिर लाइब्रेरी चार्ज जो कर रहे हैं, जो भी चार्जेस आपसे वो ले रहे हैं, वो सारा पैसा रिफंडेबल नहीं होता है, सिर्फ वही होता है जो आपकी क्या ट्यूशन फीस होती है। तो इसलिए देखो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो यार फीस तो देखो पूरी रिफंडेबल नहीं होती है, फिर भी जितनी, अगर मान लो ट्यूशन फीस लिखवा रहे हैं 25-35 हज़ार, तो उससे मान चलो कि 7-8 हज़ार जो होती है, कितनी 7 से 8 हज़ार रुपये जो होती है एक्स्ट्रा ही आती है। तो जैसे कि मान लो अगर आप 25 हज़ार है, तो लगभग कितनी आपकी आएगी, 35, ठीक है, 35। अगर 35 है, अगर आप 35 फिल कर रहे हो, तो लगभग यही 40 से 45 के बीच में आपकी जो है स्कॉलरशिप आएगी। अगर अगर कॉलेज वाले जो ज़्यादा ट्यूशन फीस मान लो आपसे फिल करवा दे रहे हैं, तो जितना ज़्यादा फिल करवाएंगे और उतना ही आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले जो है कितना अपना जो है उन समाज कल्याण विभाग में उनका कितना जो है रजिस्टर्ड है उनके फीस जो है। तो इस हिसाब से, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे देखो यहाँ पे ना कई सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे देखो, इनरोलमेंट फ़ीस होती है, आपकी एडमिशन फ़ीस हो गई, एग्ज़ाम फ़ीस हो गई, तो ये सारे फीस जो है आपके वापस नहीं होते हैं। सिर्फ क्या वापस होती है, आपकी ट्यूशन फ़ीस जो होती है, जैसे 12,000 पर ईयर देखो यहाँ पे लिखा है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो सिर्फ यही फीस जो होती है आपकी, यही वापस आती है। कितना, 12,000 से अगर आप मान लो 12,000 भरते हो, तो इसमें सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये आपका एक्स्ट्रा, मतलब वही लगभग 18-20 हज़ार के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अगर आप 18 हज़ार भर रहे हो, तो लगभग 26-27 हज़ार आती है। तो डिपेंड करता है कि आप जो है अपनी ट्यूशन फीस रिफंडेबल, नॉन जो रिफंडेबल फीस है, ठीक है, वो कितना आप भर रहे हैं। बाकी जैसे आपको डेवलपमेंट फीस यहाँ पे देखो लिखा है, स्पोर्ट्स का हो गया, कंप्यूटर फीस हो गई, लाइब्रेरी हो गया, और भी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये सारी जो फीस होती हैं सब वापस नहीं होती हैं। सिर्फ क्या होती है, ट्यूशन फीस आपकी जो होती है वो रिफंडेबल होती है। आई होप कि आपके जो डाउट थे स्कॉलरशिप लेकर के, तो बेफिक्र हो जाएगा। आपका फॉर्म जो है आपको रिकमेंडेड जो समाज कल्याण विभाग है, अगर वहाँ से हो गई है आपके लिए अमाउंट, तो आपको जो है स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं की बात है, आपको स्कॉलरशिप बीएससी नर्सिंग जो है मिलती है। अगर बस ऐसा हो सकता है कि जैसे सबसे पहले क्या होता है कि एससी कैटेगरी की आती है, फिर ओबीसी की आती है, उसके बाद लास्ट में जो जनरल कैटेगरी की आती है। बट अभी देखो,
मैं अगर आपको बताऊं तो 3-4 साल से तो ऐसा हो रहा है कि सबको मिल रही है स्कॉलरशिप। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी को मिल रही है, जनरल वालों को भी स्कॉलरशिप उनकी सबकी आ रही है। मैं खुद जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो मेरी भी जो स्कॉलरशिप अभी वो लास्ट के जो है 2-3 साल से आ रही है, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं हुई है। तो सबकी आती है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो बेफिक्र हो जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपकी स्कॉलरशिप जो है वो वहाँ से रिकमेंडेशन चला गया है कॉलेज की तरफ से, तो आपकी स्कॉलरशिप जो डेफिनेटली आएगी आपके अकाउंट में। और हाँ, स्कॉलरशिप उसी अकाउंट में आती है जहाँ से आपका जो आधार जो है लिंक होता है, क्योंकि अब जो है स्कॉलरशिप आपके अकाउंट नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। आपका आधार जो है जिस भी बैंक अकाउंट से आपका जो है वो लिंक होगा वहीं उसी में जाएगा। तो आई होप कि जो आपके जितने भी डाउट थे स्कॉलरशिप को लेकर के यार, तो आई थिंक वो आपके सारे डाउट जो है क्लियर होंगे इस वीडियो के बाद। तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।